કેટલા પાવરફુલ વ્યક્તિ છે, પણ એક ડૉક્ટર આપણી વચ્ચે છે કે જે આપણને હેલ્થના જે આપણને હેલ્થ આસ્પેક્ટ્સ આપણે આપણા રૂટીનમાં કેવી રીતે મેનેજ કરી શકીએ છીએ અને શું શું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને એમાં આપણને આ પ્રોડક્ટ શું હેલ્પ કરી શકે છે એ વિશે સમજાવશે ડૉક્ટર જયેશ પટેલ. ડૉક્ટર જયેશ પટેલ બોમ્બેથી છે અને એમણે હોમિયોપેથીમાં ડૉક્ટરેટ કરેલું છે અને ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ એમના છે કે જે સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રેનિંગ્સ પણ આપે છે, મોટિવેશનલ ટ્રેનિંગ પણ આપે છે અને આપણી આ પ્રોડક્ટ માટે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં એમનો બહુ મોટો ફાળો છે. એટલે હું વેલકમ કરીશ ડૉક્ટર જયેશભાઈને. પણ યસ, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ, તાળીઓના ગડગડાટ સાથે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હા, આપણે મીટિંગની શરૂઆત કરીએ તો દરેક સારા કામ, કોઈ પણ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલાં ભગવાનને યાદ કરી અને કાર્ય શરૂ કરીએ તો એની સફળતા સારી મળે. આપણે બધા સાથે જ શ્લોક બોલીશું. વસુદેવ વસુતં દેવં કંસ ચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ. ગુરુર્સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. વધારે ટાઈમ નહીં લેતા જસ્ટ એક કોર આપણા સબ્જેક્ટ સુધી જ જઈશ અને ઇન્વાઇટ કરીશ ડૉક્ટર જયેશભાઈ. પ્લીઝ ડૉક્ટર જયેશભાઈ. मिल जाएगी वापस के लिए. रेडी? देखिए, बचपन से हम लोग एक स्लोगन सुनते हैं. क्या है वो स्लोगन? हेल्थ इज वेल्थ, राइट? यस. लेकिन मैं कहूँगा रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ सही नहीं है. हेल्थ इज मोर देन वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ होता तो कोई भी आदमी पैसा देगा, खर्चा करेगा और अच्छा हो जाएगा. लेकिन हम देखते हैं ऐसी कई बीमारी है लाखों रुपया खर्चा करने के बावजूद ठीक नहीं होती है. इसलिए हम कहेंगे हेल्थ इज़ मोर देन वेल्थ. टाइम इज़ मनी. आप कहोगे यस, मैं अगेन कहूँगा नो. टाइम इज़ मोर देन मनी. टाइम इज़ मनी होगा तो क्या होगा? एक बड़ा आदमी पैसा खर्चा करेगा और 18 या 22 साल का हो जाएगा और बाद में कॉलेज में जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि जो समझ उस 18 साल की उम्र में नहीं थी वो 68 साल की उम्र में आ चुकी है. तो इसलिए टाइम इस मनी भी सही नहीं है. गया हुआ वक्त फिर से वापस नहीं आता है. तो ये जो वक्त जो है वही एक जीवन है. हम पैदा होते हैं पहली सांस से और मृत्यु यानी आखिरी सांस है. पहली और आखिरी सांस के बीच का जो समय है उसको हम जीवन कहते हैं. और हम कहते हैं कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अच्छा जीवन जीना है. यानी कि जो समय हमें मिला है वो अच्छे से बिताना है. यही है ना इसका मतलब? यस. लेकिन क्या वाकई में हमें मिला हुआ समय को हम अच्छी तरह बिताते हैं या नहीं? एक इंसान जब यंग हो जाता है 22-25 साल की उम्र में, उसके माइंड में एक बहुत बड़ी कल्पना होती है. क्या है वो कल्पना? कि मुझे खूब पैसा कमाना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है. और उस पैसे कमाने को हम कहेंगे धनसुख भाई की दौड़. धनसुख भाई बैठे हैं यहाँ पर. धनसुख भाई फिर क्या होता है? जोश है जीवन जीने का ना, तो आएगा मनसुख भाई. खाओ पियो मज़ा करो घूमो फिरो, यानी मनसुख भाई. तो ये धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में ये बेचारे तनसुख भाई यानी कि शरीर
ये एकदम चक्की की तरह पिस जाता है। तो ये दौड़ में इंसान ऐसे फंसता है कि कब 22 साल की उम्र से 50 साल का हो गया उसे पता नहीं चलता है, और तब तक 2-3 बीमारी उसके शरीर में घुस चुकी होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ 1-2 बीमारी घुस जाती है। कुछ लोगों का देखा घुटना घिस गया है, कुछ लोगों का कुछ हो गया है। तो जो लोग 60-65 साल की उम्र में घुटना खराब हो गया, चल नहीं सकते, किसी को स्लिप डिस्क हो गया, किसी को बाईपास हो गया, क्या 22 साल की उम्र में यही कल्पना की थी उस 68 साल के या 50 साल के आदमी ने? कभी नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घुटने घिस जाएंगे, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको बाईपास करना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा था? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। पैसा चाहिए धनसुख भाई, तो उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। मनसुख भाई के लिए भी इधर उधर जा रहे हैं पैसा खर्चा करके, लेकिन तनसुख भाई के लिए कुछ करते नहीं है। जिसके लिए कुछ करते नहीं है और उसके अच्छे रहने की उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद करने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। नो डाउट उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद को पूरी करने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत क्या है वही हमें आज समझना है। तो ये तनसुख भाई जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन तनसुख भाई के लिए कुछ करने की बारी आती है तो हमारे पास एक चौथा इंसान भी है। धनसुख भाई, मनसुख भाई, तनसुख भाई, 3 इंसान हो गए। चौथा इंसान कौन है? चौथा इंसान एक वकील है हमारे पास, और उस वकील का नाम है मनहर लाल। अगर शरीर के लिए कुछ करने की बात आती है तो मनहर लाल कुछ करने नहीं देता है, वो हमेशा रुकावट डालता है। क्यों रुकावट डालता है? क्योंकि माया देवी आज भी काम कर रही है, जिसको हम कर्म कहते हैं। मुकद्दर में लिखा होगा तो ही इंसान शरीर के लिए कुछ कर पाएगा। यहाँ बैठे हुए हर इंसान को पता है कि हेल्थ के लिए वॉकिंग अच्छा है, जॉगिंग अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है, हेल्दी फूड अच्छा है, फिर भी हमें खाना है पाव भाजी, बर्गर, पिज़्ज़ा। व्यायाम करना अच्छा है, लेकिन हमें सुबह लेट तक सोना है। हम क्या सोचते हैं? कल करेंगे, कल 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 के चक्कर में कल आज हो गया, आज फिर सोचते कल करेंगे। इस तरह कब बचपन से 55 के हो गए पता नहीं चला, और टोटल करने पे पता चलता है पाया कुछ नहीं, खोया ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि जो खो दिया वो खो दिया, लेकिन अब जो बचा है उसको नहीं खोना है। तो उसको नहीं खोना है तो उसको बचाना है, और वही हमारी ज़िंदगी का एम होना चाहिए। उसी को हम सफल जीवन कहेंगे। यानी जो आयुष्य हमारे हाथ में आज है, उस आयुष्य को हम आज से निश्चित करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। ये ज़िंदगी जीने के लिए तनसुख भाई को समझना है, तो हम ये देखेंगे कि ये तनसुख भाई बने कैसे है। ये तनसुख भाई बने कैसे है? तो ये तनसुख भाई जो है ये 60 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं। ये तनसुख भाई, नहीं ये वॉल्यूम कम करोगे तो पीछे इफेक्ट नहीं आती। ये तनसुख भाई 60 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं। थोड़ा आवाज़ चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। वो बंद मत करिए, शायद वो बंद, वो डोर मत बंद करिए अभी। अब एक ऐसी बंद करो सामने एक तो अभी ये चलो जो है तो ये सुनो आप नहीं आवाज एसी बंद कर दो, आवाज डिस्टर्ब कर रही है कैमरे में, वही रहता है दोनों। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है पीछे? ओके, तो हमें क्या देखना है कि ये तनसुख भाई बने कैसे हैं। ये तनसुख भाई बने हैं 60 ट्रिलियन सेल से। अभी भी गड़बड़ है, आवाज कम ही रखना तो फिर से अच्छा नहीं रखो, थोड़ी सी करो। चलिए आप बोलिए थोड़ी देर। इसको ओके गुड, नेचुरली ठीक है, मजा आएगी। ये तनसुख भाई बने हैं 60 ट्रिलियन सेल्स से। 60 ट्रिलियन सेल्स। सेल्स हेल्दी तो हमारा शरीर हेल्दी, सेल्स बीमार तो हमारी बॉडी बीमार।
हम देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू इतने लोग बीमार हैं कि आपको सरप्राइज होगी, हर आदमी छोटी मोटी बीमारी से जरूर बीमार है, भले वो कहलाता हो हेल्दी, लेकिन हेल्दी है नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे पास एनर्जी के 8 सोर्स है। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी इस दुनिया में सब कुछ है, जिसको शक्ति कहते हैं। हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन की फॉर्मूला E=mc², यानी कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहती है, उसका स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होता, उसका स्वरूप बदलते रहता है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन होना चाहिए। ये एनर्जी लेवल मेंटेन होता है किस चीज़ से? फूड से, यानी कि खाने से। तो खाने से होता है। तो आज हम जो खाना खा रहे हैं वो सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं केमिकल है, कुछ ना कुछ है। ऊपर से हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। हिंदी का शब्द खाना कितना बढ़िया है, खा ना, लेकिन होता क्या है? खा, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम आता है। हिंदी के जितने भी शब्दों के पीछे ना लगता है उसमें आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे खाना, बैठना, कितनी देर बैठोगे? चलना, देखना, उठना, दौड़ना, कूदना, मरना। इसलिए कोई मरने के लिए मत जाना, क्योंकि ना लगा हुआ है, बैलेंस चाहिए। तो खाना पोल्यूटेड है। उसके बाद हम हवा की बात करें तो एयर पोल्यूशन, धुआं बहुत है। फिर पानी जो है हमें सही नहीं मिलता है। इसके अलावा एनर्जी का चौथा सोर्स है सूरज की रोशनी, यानी कि FIR रेज। सुबह में और शाम को 1-1 घंटा ये रेज निकलते हैं। जिस वक्त वो निकलते हैं उस वक्त हम नहीं निकलते हैं, क्योंकि सुबह बिस्तर में और शाम को दफ्तर में होते हैं, इसलिए हम निकल नहीं पाते हैं। तो ये हो गया एनर्जी का चौथा सोर्स। 5वां सोर्स है ज़मीन में से एक ऊर्जा निकलती है, ज़मीन की ताकत, वो हमारे बॉडी में एंटर होती है। लेकिन आज हमने ज़मीन को कपड़े पहना दिए हैं, मुकुट पहना दिया है, यानी बिल्डिंग, कपड़े पहना दिए यानी रोड बना दिए, ज़मीन को हमने कोटिंग कर दिया है। कोटिंग की वजह से अंदर से जो एनर्जी का सोर्स आता है वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं हो पा रहा है। तो ये एनर्जी के 5 सोर्स में मैक्सिमम लोग फेल हो चुके हैं। अब क्या है? छठा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? आप कहोगे हमें पता है, स्ट्रेस यानी टेंशन। नहीं, स्ट्रेस यानी टेंशन नहीं है। टेंशन के लिए एक कारण होता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अटका है तो टेंशन है, पैसा आ गया तो टेंशन खत्म। लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई कारण नहीं होता है। बिना कारण का जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस है। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि आप एक 10 माले की बिल्डिंग में 7वें माले पे रहते हो। आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन फिर पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही थी लेकिन अब बीच में से लिफ्ट नीचे जा रही है। आपके अंदर एक हलचल होती है, इम्पेशंस हो जाते हो, सादी भाषा में कहो तो आप दुखी हो जाते हो। फिर लिफ्ट मिल गई, आप नीचे गए, आपके पास गाड़ी नहीं, आप रिक्शा को हाथ बताते हो, उसने मना कर दिया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप इम्पेशंस हो जाते हो। फिर क्या होता है? रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए हलचल। मीटर घूम रहा है, लेफ्ट साइड में लगा है इसलिए हलचल। फिर स्टेशन पहुंच गए और आपको जल्दी जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर। आपने रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा वापस नहीं दे रहा इसलिए हलचल। फिर आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है तो रेलवे का ब्रिज चढ़ रहे हो, तो आपने देखा बहुत सारी भीड़ है आगे। आप क्या सोचते हो? कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता है। जैसे कि आपको अकेले को ही चलना आता है, लेकिन समझदारी की बात यह है कि आपके पीछे वाला भी आपके बारे में यही सोच रहा है। तो हलचल, हमारे शरीर में टॉप टू बॉटम एक धारा चलती है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, उस धारा को मेंटेन नहीं करूँगा तो मैं भी स्ट्रेस में आ जाऊँगा। मैं आपके सामने बिना स्ट्रेस इजीली बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रेस का कंसेप्ट मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। तो अंदर एक धारा चल रही है टॉप टू बॉटम, उस धारा को मेंटेन करना है। अगर उस धारा को आप टूटने नहीं देंगे तो वो धारा नहीं रहकर राधा बन जाएगी, यानी कि रियली आपको मजा आएगी। तो ये छठा एनर्जी का सोर्स आपके हाथ में है, जितना हो सकता है ले लो हाथ में, बहुत बड़ी चीज है।
नेक्स्ट 7वां एनर्जी सोर्स है साउंड स्लीप। एक बच्चा क्यों ताज़ा होता है? क्योंकि जब चाहे सो जाता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हाथ में होता है तो भी हमारे हाथ से बात निकल जाती है। नींद का वक्त है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, नींद का वक्त है, टीवी देख रहे हैं, नींद का वक्त है, दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, नींद का वक्त है, नाइट शो देखने जा रहे हैं, तो हम साउंड स्लीप नहीं लेते हैं। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कसरत करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह से रात तक बैठना है उनको, रिक्शा में बैठे या कार में बैठे, ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे, शायद ही कुछ कदम चलते होंगे। कसरत करने से सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हमारे सेल्स में पोषण तब पहुंचेगा जब सर्कुलेशन ठीक होगा। हमारे सेल्स को 4 चीज़ चाहिए: ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन और पोषक तत्व। ये 4 चीज़ कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है, इंसुलिन पेनक्रियास के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है, ग्लूकोज और पोषक तत्व इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए शरीर के हर सेल्स में ये पहुंचाया जाता है। सेल्स उसको यूज़ करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, निकलता है। लेकिन पोषण मिलना चाहिए, सर्कुलेशन फास्ट होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी फास्ट निकलता है और इस तरह हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं। लेकिन हम लोग शायद ही कसरत करते हैं, या बहुत लोग ऐसे हो गए जिसने शायद ही इतना ऊपर हाथ उठाया हो कभी पिछले 2-3 महीने में एक बार भी। आपने देखा होगा मंकी, कहते हैं ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो भी गुलाट मारना नहीं भूलता। मंकी के लिए कहते हैं ना, लेकिन इंसान के लिए भी कहते हैं। लेकिन ऐसा इंसान के लिए हम तब कह पाएंगे कि जब वो हाथ ऊपर रखेगा ना, ऐसा मैं कहता हूँ कभी टीवी देखना हो ना, आप ऐसा हाथ ऊपर करके बैठिए, बाजू वाले को देखने दो, वो उसके बाजू वाले को कहेगा कि अपने बाजू वाला पागल हो गया है। लेकिन आप करके देखो, आप क्या महसूस करते हो, आपको सरप्राइज होगा। टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन हम कभी हाथ ऊपर नहीं करते और बंदर हमेशा लटका ही रहता है ऐसा। इसलिए कितना भी बूढ़ा बंदर है वो गुलाट मार सकता है। आपको गुलाट मारनी है तो समझ लो, टेक्निक बता दी है मैंने, फॉलो करना आपका काम है। तो इस तरह एनर्जी के 8 सोर्स से कहीं ना कहीं हम इसमें हमारी बहुत सारी मिस्टेक की वजह से डिसीज होती है। अब हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के टाइप्स कितने हैं? तो 5 प्रकार की हेल्थ होती है। फर्स्ट हेल्थ है फिजिकल हेल्थ। आपका आकार प्रकार भी उस हेल्थ में काउंट होता है। अगर आप आपके हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो वो भी एक बीमारी है। वेट कितना होना चाहिए? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करिए, उतना वेट है तो आप परफेक्ट हो। हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करना है, वो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। तो आपका आकार प्रकार, इसके अलावा आपकी इंटरनल हेल्थ काउंट होती है जिसको कहेंगे फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लोग बीमार है। सेकंड हेल्थ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बीमारी के लिए कहीं ना कहीं मन का एक हिस्सा जवाबदार है। इसलिए जो भी बीमारी होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक यानी मनो शरीर। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम मन भी है, शरीर भी है। इसलिए जो बीमारी होती है ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी अगर 50 किलो सिर पे उठा के चल सकता है, लेकिन हम लोग क्या करें, उसके सिर पे 200 किलो रख देंगे तो क्या होगा? वो बैठ जाएगा। तो जिस इंसान को पैरालाइज होता है उसके सिर पे बोझा होता है। आप बोलोगे ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक आदमी 62 या 3 ईयर का होगा, मेरे पास आया। उसको मेरे पास आने के 2-2.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। तो मैंने कहा जरूर आपके सिर पे कोई बोझा है। बोला नहीं नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी उसको खा सकती है। बोला कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बार तीसरी बार आया तो उसके दिमाग का एनालिसिस मुझे मिल गया कि उसका पहला लड़का 42 ईयर का, उस वक्त 42 ईयर का था जब मेरे पास वो आए थे, पैरालाइज हुआ तब वो 2 साल छोटा होगा। पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का उससे 2 साल छोटा, वो भी कुछ नहीं करता था। तीसरे लड़के ने मेरे पास जब वो पेशेंट आया था उसी वक्त बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। ये क्या है? 3 बोझा। माँ बाप के पास कितने भी पैसे हो, लेकिन अगर बच्चा कमाता नहीं है
तो वो उसके लिए डेफिनेटली बोझा है। माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है। ऐसी कंडीशन में आदमी बैठ जाएगा, यानी सिर पे वजन ज़्यादा रखा बैठ गया। ये बोझे के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फियर कंसेप्ट है उसका घुटना घिस जाता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और साइकोलॉजी इनसिक्योरिटी है कि आज मेरे पास पैसा है कल नहीं रहा तो, और जिसके पास है उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और नहीं है उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसको होता है कमर का प्रॉब्लम। कमर टूट गई, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन, ये क्यों होता है? क्योंकि साइकोलॉजी कारण जवाबदार होता है ऑलवेज। इसलिए हम उस मेंटल हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि WHO ने डिफाइन किया है, जहाँ है WHO ने डिफाइन किया है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग ऑफ पर्सन एंड नॉट मैरली अ डिसीज। कोई भी डॉक्टर कोई भी इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में जरा भी नहीं सोचता है। वो कोशिश ये करता है कि इस तरह मैं इसको इस बीमारी की दवाई दूं, और दवाई देने की कोशिश की जाती है। तीसरी हेल्थ है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है? यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये सोशल हेल्थ है। जब इंसान रैशनल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कंपनी चाहिए, उसको ग्रुप चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। जीने की मज़ा उसको आती है जो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व है, जीने की मज़ा उसे आती है जो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व है। ग्रुप ज़्यादा है उसको मज़ा आती है, जिसको सोशल हेल्थ कहते हैं। तो सोशल हेल्थ ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल हेल्थ दो ही इंसान को मिल सकती है। एक तो जिसके पास पैसा बहुत है, लोग उसको सलाम मारते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, जिसके पास पैसा बहुत है लोग उसको सलाम मारते हैं, या जिसके पास ज्ञान बहुत है उसको सलाम मारते हैं। ये दोनों चीज़ नहीं है तो किस तरह आपको सोशल हेल्थ मिले? उसके कुछ प्रिंसिपल है जो मैं आगे बताऊंगा, सेकंड सेशन में बताऊंगा। चौथी हेल्थ है फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमने कौन सी हेल्थ देखी? 4 प्रकार की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। तो आप ये सोचते होंगे जिस खुश नसीब के पास ये चारों चीज होगी तो डेफिनेटली वो बड़ा खुश नसीब इंसान होगा। लेकिन मैं ऐसे खुश नसीब इंसान को जानता हूँ जिसके बैंक बैलेंस का माप तोल करना बड़ा मुश्किल है, खानदानी बिजनेस है, 2 जनरेशन का बहुत पैसा है, फिजिकली हेल्दी है, मेंटली सोशली पैसा है, इसलिए फाइनेंशियली उस इंसान को डिप्रेशन हो गया। एक इंसान को कामयाबी जब मिलती है, चारों चीज मिल जाती है, तो उसके साथ 4 घटना घटित हो सकती है। या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या वो स्त्री के पीछे जाएगा, या वो शराब के पीछे जाएगा, या वो जुआ के पीछे जाएगा। इसीलिए कहावत क्या है? आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो उसके पास पैसा आता है। इसलिए जिंदगी अच्छी तब कहलाएगी ये 4 चीज में फंसे बिना। अगर आपको आगे निकलना है तो उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसको 5वीं हेल्थ कहते हैं। स्पिरिचुअल राह पे चल रहे हो इसलिए सुखी हो, और पहुंच जाओगे तो दुखी नहीं होना है। तो इस तरह 5 हेल्थ में हमने इसमें से क्या पाने की कोशिश की? हमने अपनी ज़िंदगी में एक ही कोशिश की, और वो कोशिश हमारी क्या है? ओनली फाइनेंशियल हेल्थ। ओनली फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमने कोशिश की। हमने बाकी 4 चीज़ों के लिए ज़िंदगी में कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा पहली सांस से जो ज़िंदगी मिली है, आखिरी सांस से ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, वो ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर उस ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो ये 5 चीज़ों को पाने की कोशिश करनी है, और पाना है इसको, और पाएंगे तो ही ज़िंदगी कामयाब बनेगी, नहीं तो ये बात पॉसिबल नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस बॉडी पे आ जाते हैं। हमने देखा कि ये शरीर सेल्स से बना है, सेल्स की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देखेंगे ये शरीर कैसे बना है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का सिंगल सेल से विकास होना शुरू होता है, और 9 मंथ के बाद एक पूरा बच्चा बनता है। और जब वो पैदा होता है और पहली बार सांस लेता है, ज़िंदगी शुरू होती है, तो कुदरत ने उसके लिए खुराक रखा है। माँ के स्तन में दूध रखा है और वो दूध पीता है। माँ जब उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है
ये पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है। ये दूध के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या है ताकत? ये दूध ही आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। ये दूध जब प्रॉपर मिलता है तो बच्चे को उसमें से 90 इंग्रेडिएंट मिलते हैं, 90 घटक मिलते हैं, जिससे ये शरीर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये 90 इंग्रेडिएंट में से कोई इंग्रेडिएंट घटने लगता है उम्र की प्रक्रिया के साथ या उम्र के पहले, तो बीमारियां शुरू होती है। तो साइंस ने ये ढूंढना शुरू किया कि ये 90 इंग्रेडिएंट वापस इंसान को कहाँ से मिलेंगे। तो खोजते 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 ये पता चल गया कि ये मिलेंगे काऊ कोलोस्ट्रम से। काऊ कोलोस्ट्रम यानी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन दूध देती है, उस दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। उस दूध के अंदर यानी कि काऊ कोलोस्ट्रम में और ह्यूमन कोलोस्ट्रम में बिल्कुल सिमिलरिटी है। वही 90 के 90 घटक काऊ कोलोस्ट्रम में है और 4 गुना पावरफुल है। मज़ेदार बात है, 4 गुना पावरफुल है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विद्या है। चरक और श्रुशुद्ध में इसका वर्णन है, जिसको आयुर्वेद ने गो पीयूष कहा है, आयुर्वेद में है। खजुराहो की गुफा में एक ऐसा दृश्य है कि एक बच्चे को पैर में जख्म होता है और माँ अपने स्तन से उसके पैर पे दूध डाल रही है। ये खजुराहो की गुफा भी 2-2,500 साल पुरानी होगी, वहाँ पे भी ऐसा सीन है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा है। लेकिन हम अगर 70-80 साल पहले की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री के कुछ डॉक्टर भी इसका उपयोग करते थे। जब वैक्सीन की खोज नहीं हुई थी तो एज अ वैक्सीन इस कोलोस्ट्रम का उपयोग करते थे। बाद में वैक्सीन की खोज हुई, तब तक यही उपयोग में आता था। लेकिन इसके ऊपर उस समय ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ जो अभी पिछले कुछ समय से हुआ है। तो इसमें वही 90 इंग्रेडिएंट है। ये 90 इंग्रेडिएंट है तो ये कैसे काम करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डिवाइड हुई है डिफरेंट सिस्टम में। क्या है सिस्टम? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं शरीर। क्या है सिस्टम? तो बात करेंगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम। उसके डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हड्डी का डॉक्टर। अब ऑर्थोपेडिक में अगर हम बात करें तो शायद कोई बीमारी दवाई से नहीं ठीक होती है। हम बात करते हैं हिल में होता है, इस पर इलाज नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएंगे। घुटने में आर्थराइटिस, नो क्योर। हिप बोल में एविस्कुलर नेक्रोसिस, नो क्योर, थोड़ा ऊपर जाएंगे। लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन, नो क्योर। सेम बीमारी गर्दन में होती है, नो क्योर। फ्रोजन शोल्डर, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, नो क्योर। टेनिस एल्बो, कार्पेल टनल ऑपरेशन करना पड़ता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमनली दिखने वाली बीमारी। ये कोई भी बीमारी के लिए रियल में दवाई नहीं है और सबसे ज़्यादा बीमारी हड्डियों की है। अब कोलोस्ट्रम के अंदर ऐसा क्या है कि हड्डियों की बीमारी को ठीक कर देता है? आपने देखा होगा एक 90 साल का इंसान भी ठीक रहता है, लेकिन ऐसा इंसान कम मिलेगा। कोई 70 साल में भी फिट है, कम मिलेंगे, क्योंकि माँ के दूध में से जो 90 इंग्रेडिएंट मिले थे उसके ख़त्म नहीं हुए। लेकिन जनरली देखा गया 1 से 35 साल को ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, डेवलपमेंट। 35 के बाद रिवर्स शुरू होता है। तो जब इसके अंदर है कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर एक तत्व है, अगर ये कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर ख़त्म हो गया तो धीरे 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 क्या होगा कि जो जॉइंट वीक होगा वहाँ की गादी खत्म होनी शुरू होगी। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? नया कार्टिलेज बनाता है। हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है कि हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। आप वही नहीं हो जो पैदा हुए, सिवाय के कुछ सेल्स न्यूरॉन्स वगैरह को छोड़कर ये नए बनते रहते हैं। उसमें से कार्टिलेज भी वैसे है कि उसको मेंटेन रखना है, वो वापस से रीजनरेट नहीं होते गए। तो आज तक साइंस कहता था कि 4 प्रकार के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। कौन से हैं? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ऑल जॉइंट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, लंग्स सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स और नर्वस सिस्टम के सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन आज तक की ये साइंस की खोज अब समाप्त हो चुकी है। अब साइंस ने नई खोज की कि ये 4 प्रकार के सेल्स वापस बन सकते हैं, और किस चीज़ से बनेंगे? कोलोस्ट्रम से, और या तो स्टेम सेल से। अभी स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो यूम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, उस वक्त जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके रखना है, और 50
1000 लगता है 21 ईयर के लिए। अब क्या आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी लैंसेट और पबमेड में कही गई है, वो है कोलोस्ट्रॉम। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की अथॉरिटी होती है। अगर आप कोई एमडी डॉक्टर को कहोगे कि लैंसेट एंड पबमेड में इसका ऐसा रेफरेंस है, तो कहेगा ये दवाई मेरे को दे दो और मेरे पेशेंट को दे दो, मैं इसको लेना चाहूँगा, इतना इंपॉर्टेंट इसका रेफरेंस है। इसके अंदर जो कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है वो कार्टिलेज को बनाता है, हेल्दी रखता है और रीजनरेट करता है। इसलिए इसमें कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट के लिए। इसके अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिससे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं और न्यूरॉन्स हेल्दी बनते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होती है, CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सारा खेल है इस बॉडी के अंदर, जिसको हम कहेंगे नेटवर्क। नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन कहते हैं। लेकिन शायद आपको एक बात कहूँगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बीमारी का इलाज नहीं है। मोटर न्यूरॉन नो क्योर, मोटर न्यूरॉन, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेबेलम एट्रोपी, अल्जाइमर डिसीज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीमारी न्यूरॉन्स में खराबी आने से होती है। आज तक का साइंस का रिकॉर्ड ये है कि इसको फिर से रीजनरेट करने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए कोई दवाई नहीं थी। लेकिन अब कोलेस्ट्रॉम आ गया है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिसके थ्रू ये काम हो सकता है और होता है। इसलिए ये अति सही उपयोगी है। हम लोग कहेंगे कि ये समय में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है और वो क्रांति है कोलेस्ट्रॉम। क्योंकि कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा तत्व है जो गाय के दूध से मिलता है। कौन सा दूध? गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में। यहाँ जो इम्यूरिच कैप्सूल अवेलेबल है वो पहले 16 घंटे के दूध से बनी हुई है, 16 घंटे के दूध से। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो 90 इंग्रेडिएंट है, जिसमें से 2 की हमने बात की, ये 90 इंग्रेडिएंट ना कोई फ्रूट में है, ना कोई जड़ी बूटी में है, ना कोई खाने वाली चीज़ में है और ना ही कोई एलोपैथी की दवाई में है। ये इस पृथ्वी पे ओनली एंड ओनली काउ कोलेस्ट्रॉम में है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? तो कोलेस्ट्रॉम का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसलिए ये बॉडी में जाकर इंसुलिन जैसा काम करता है और इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और दूसरे ग्रोथ फैक्टर होने के कारण ये पैनक्रियाज के सेल्स को रिपेयर करता है। अब हम लोग बात करें पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के बीटा सेल की 3 कंडीशन होती है डायबिटीज़ में। एक कंडीशन ये है कि कुछ सेल्स डेड हो गए, कुछ सेल्स अनहेल्दी हो गए और कुछ सेल्स हेल्दी है। होता क्या है? इंसुलिन कम पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? गोली खानी पड़ती है या इंसुलिन लेना पड़ता है। ये क्या करेगा? अनहेल्दी सेल्स को तुरंत हेल्दी बना देगा, हेल्दी सेल्स को और हेल्दी बनाएगा, तो नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और लॉन्ग रन में आगे चल के नए सेल्स रीजनरेट हो गए। ये रीजनरेट हो गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के साइंटिस्टों ने करोड़ों रुपया लगाकर, करोड़ों डॉलर लगाकर रिसर्च किया है। उस रिसर्च का रेफरेंस लैंसेट एंड पबमेड में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यानी कि ये लैब में प्रूव हुआ है। देखिए, एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मुझे फ़ायदा है, तो उस फायदे को मान्यता नहीं दी जाती है। फायदे का मतलब आपके पास पेपर पे क्या है, इस आदमी का पहले का रिपोर्ट क्या है, अभी का रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर धन्वंतरी के जरिए जो प्रोडक्ट इम्यूरिच मिल रहा है, यहाँ डॉक्टर रमेश पाटिल ने अपने खुद के हॉस्पिटल में, इसके अलावा और 12-13 हॉस्पिटल में इस प्रोडक्ट की डिफरेंट डिसीज पे R&D की हुई है। यानी कि क्लिनिकल रिपोर्ट को मान्यता दी जाती है। क्लिनिकल रिपोर्ट से ही प्रूव होता है कि ये प्रोडक्ट काम करता है। बातें करने से नहीं, 4 आदमी बोलेगा उससे नहीं होता है। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है, इंटरफेरॉन है, ट्रांसफर फैक्टर है। ये एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल है। अभी हम लोग बात करेंगे वायरस की। वायरस की बात करेंगे तो डेफिनेटली लुईस पास्चर को याद करना पड़ेगा। लुईस पास्चर वो इंसान है जिसने इस दुनिया में क्रांति कर दी। लेकिन उसकी क्रांति ये नहीं थी
जहाँ आज हम खड़े थे, उसकी क्रांति दूसरी थी, उस क्रांति को हम कभी समझ नहीं पाए। तो हम फिर से लुईस पाश्चर को एक बार समझेंगे, लोगों ने क्या समझा है और वो क्या समझाना चाहते थे, इस दो बात को आज हमने क्लियर करनी है। लुईस पाश्चर ने जंप थियरी ढूंढी और इंसान जंप्स के पीछे दौड़ने लगा, तो जंप्स और आगे दौड़ने लगा। ऐसे करते करते स्ट्रॉन्ग जंप्स पैदा हुए। कैसे हुए कि जब आप मच्छर भगाने के लिए एक जेटमेट लगाते हो, मच्छर भागता है, कुछ समय के बाद बची हुई जनरेशन पे असर नहीं होती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन एकदम मज़े लेती है उसमें, नो प्रॉब्लम, घूमो फिरो काटो सबको। फिर क्या करते, अभी गोल्ड लेके आओ, सिल्वर लेके आओ, डबल एक्शन लेके आओ, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो आगे चल के मच्छर और स्ट्रॉन्ग पैदा होते, नेक्स्ट जनरेशन जो बच जाएगी। खेतों के अंदर कीड़े मारने के लिए हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, ये केमिकल धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। इसी तरह जैसे जैसे एंटीबायोटिक खोजी गई, वैसे वैसे नए हाइब्रिड वायरस आते गए और आज हम उस मुकाम पे है जहाँ H1N1 नहीं H1N5 आ गया है। H1N5 12 घंटे का टाइम देता है इंसान को। H1N1 तो 15 दिन या महीने का समय देता है, बचना है तो टाइम है। यहाँ तो बचना है तो नो टाइम, यहाँ तो सीधी जाने की बात है, रुकने का नहीं, सीधा निकल जाने का, ऐसी बात है यहाँ पर। तो आप सरप्राइज मत करिए, ऐसा होते रहेगा, होने वाला है। WHO ने बताया कि हर तीसरे इंसान को स्वाइन फ्लू हो सकता है। ठंडी के मौसम में स्वाइन फ्लू बढ़ता है। आपने शुरुआत में एक न्यूज़ देखा, 8 चैनल ने इसको नोट किया है कि स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। ये टाइटल था उस न्यूज़ का। ऐसा क्यों कहा गया है? लेकिन फिर लुईस पाश्चर को समझना अधूरा रहेगा, हम उसको पूरा समझेंगे। लुईस पाश्चर ने कहा था, वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। कौन सा एनवायरमेंट है वो? ये एनवायरमेंट नहीं, उसने बात कही थी बॉडी के एनवायरमेंट के बारे में। क्या है वो एनवायरमेंट? उसके लिए हमको बॉडी का पीएच समझना पड़ेगा। हमारे बॉडी का आर्टेरियल पीएच जो है 7.34 टू 7.44 के बीच होना चाहिए। हम लोग एक राउंड फिगर लेते हैं 7.40, बराबर। इसका मतलब क्या है? हमारा बॉडी का ब्लड अल्कलाइन है। ये 7.40 का 7.14 हो जाता है तो पेशेंट कोमा में जाता है, उसको कहते हैं एसिडोसिस। कोमा का ये एक कारण है, इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं, ये भी एक कारण है। और जब pH 7 हो जाता है आर्टेरियल का तो उसको कहते हैं डेथ। तो इसका मतलब कि हमारा ब्लड अल्कलाइन है। अब हम क्या करते हैं, जो भी फूड खाते हैं सब एसिडिक होता है, जिससे एसिड लेवल बढ़ता है जिससे एसिड लेवल बढ़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में फ्रिज है, आप क्या करो, फ्रिज को सील कर दो एयर टाइट एंड स्विच ऑफ कर दो। 4 हफ्ते के बाद जब आप फ्रिज को खोलते हैं तो बहुत स्मेल आती है। ये स्मेल कहाँ से आई? ये स्मेल है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कहाँ से आए? बैक्टीरिया अंदर थे, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज होने से हुआ। इसीलिए क्या है रियल थियरी? बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट हमने अल्कलाइन मेंटेन करना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो पहले हम देखेंगे खाना, थोड़ी देर पहले देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं वो सारा एसिडिक होता है, एक बार मान लो बाद में कहूँगा आगे। तो एसिडिक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है। कुदरत ने एक ऐसी अद्भुत रचना की है, शायद ये रचना न की होती तो इंसान का क्या होता। क्या अद्भुत रचना है कि ब्लड अपना pH 7.4 मेंटेन करता है। वो मेंटेन करने के लिए सेल्स के पास अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स बोलता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा। उस समय बॉडी में एक अद्भुत घटना घटित होती है, वो घटना है फैट सेल।
फैट सेल बनते हैं और वो एसिड को स्टोर करते हैं। अगर फैट सेल एसिड को स्टोर नहीं करेगा तो एसिड का दूसरा स्वरूप, एसिड भगवान जैसा उसका मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है, अनेक स्वरूप में वो प्रकट होता है। पहला प्रकट स्वरूप उसका है साक्षात, वो है फैट सेल। अगर पेट निकल रहा है, चर्बी है, तो वो एसिड है। आप देखो जिम्नेशियम में लोग जा रहे हैं, 2-2 घंटा व्यायाम करते हैं, एक कैलोरी कैटलॉग दिया है, 1200 कैलोरी से ज़्यादा खाने का नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे, वजन नहीं घटता, क्योंकि एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड बनता है और 1200 कैलोरी एसिडिक फूड खाया तो नेचुरली ये वेट मेंटेन रहेगा, घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ सकता है। और घट गया तो भारी पेमेंट करना पड़ेगा, अंदर कुछ डैमेज होगा, क्योंकि एसिड का मैनिफेस्टेशन कहीं होना है। तो एसिड का दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या है? हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार आना, चेस्ट में बर्निंग होना, हैवीनेस लगना, इसको कहेंगे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिडिटी। लेकिन स्टमक के बाद डियोडेनम टू एनस, उसको कहेंगे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर वो एसिड स्टमक से निकलकर डियोडेनम से लेकर इंटेस्टाइन में गया तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन क्या है? एसिडिटी है। पाइल्स क्या है? एसिडिटी है। अल्सर होता है, वो भी एसिडिटी है। और वेरिकोज वेन भी एसिडिटी है, लो बीपी भी एसिडिटी है। अगर ये एसिड स्किन पे अटैक करेगा, स्किन खराब होती है, स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाने लगते हैं। तो एसिड का मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है और हमारा सारा फूड एसिडिक होता है। तो हमें क्या चाहिए? अल्कलाइन फूड। ऑल नेचुरल फूड अल्कलाइन होता है, ऑल कुक फूड एसिडिक होता है। उसमें भी जो कुक फूड जिसको हम हीटिंग प्रोसेस बार बार करते हैं या ओवर कुक करते हैं वो टोटली एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल गुजरातियों का प्रिय खुराक खाकरा। खाकरा क्या है? रोटी मरती है तो खाकरा पैदा होता है, क्योंकि पोटली से घुमाते रहना है। अगर आप थोड़ा सा रुक गए तो क्या होता है? रोटी जल जाती है, राख बन जाती है, इसलिए खाकरा का उल्टा है राख खा। खाकरा इज हाईली एसिडिक, इसलिए खाकरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो राख है, राख की पहले की अवस्था है। इसलिए एसिडिटी वाला अगर खाकरा खाता है तो एसिडिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये हमने प्रूव किया और बात प्रैक्टिकली सही है। तो एक छोटा सा चार्ट है, हम भेज देंगे सबको, और ये कलेक्ट करना है आपको धनसुख भाई के पास या राजेश भाई के पास, या यहाँ राजेश भाई सोनी बैठे या मंजीत जी के पास से कलेक्ट करना है। उस चार्ट में सारी एनालिसिस है, क्या एसिडिक है, क्या अल्कलाइन है। आपके लिए वो एक पेपर है सिंगल, लेकिन मेरे लिए वो 2 साल की मेहनत है। मैंने उसके पीछे 2 साल मेहनत की है और बनाया है एक पेपर। अगर आप उस पेपर को पढ़ेंगे, उसमें से अगर कुछ भी फॉलो करते हैं तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। तो हम बात कर रहे थे लुईस पाश्चर की, याद है ना? तो हम अब इतने आगे निकल गए हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत है। फीवर आता है ना, फीवर, तो चेक करने गए, टाइफाइड नहीं है, फ्लू नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो है क्या? वायरल। तो दवा क्या देने का? क्योंकि एलोपैथी की सिस्टम बड़ी सिंपल है कि मलेरिया की दवा अलग, टाइफाइड की दवा अलग, फ्लू की दवा अलग, क्योंकि वो उसी वायरस को पहचान के मार सकती है। मुसीबत है ना? तो 35 से 40 प्रकार के फीवर है, तो दवाई क्या देने का? तो बॉडी की सिस्टम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की सिस्टम अगर आपकी ठीक है तो वो कोई भी वायरस को पहचान के उसको किल कर सकती है। तो उसको पहचान दिलाता कौन है? ये कंसेप्ट को हमने समझना है, पहचान के कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि एक कंट्री बॉर्डर के ऊपर अटैक करती है तो वहाँ जो सैनिक है उसके पास क्या पावर है कि अगर वो गोली चला सकते या एक छोटा मोटा रॉकेट लॉन्चर चला सकते, लेकिन बड़े डिसीजन तो हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में जब वायरस अटैक करता है तो हमारे वाइट सेल उसको किल करते हैं, लेकिन जब दुश्मन पावरफुल है तो वो उसको किल नहीं कर सकता है। उस वक्त हमारे बॉडी में टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो डिटेक्टिव जैसा काम करते हैं, वो पहचान लेते हैं कि दुश्मन पावरफुल है, लेकिन वो हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। कब? जब उसके पास एक तत्व है, ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व होना चाहिए। ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व नहीं रहेगा बॉडी में, वो कहाँ से मिला है? माँ के दूध से मिला है। वो अगर ख़त्म हो चुका है तो बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। ख़त्म यानी वीक हो चुका है ऐसे कहेंगे, टोटली ख़त्म नहीं। उसका जो फोर्स है, जो 100% था, हम कहेंगे भी 30% बचा है या 50% फोर्स है, उसका पावर कम हो चुका है, तो एंटीबायोटिक हैवी लगेगी। ये ट्रांसफ़र फैक्टर
के जरिए टी हेल्पर सेल्स हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग करते हैं कि दुश्मन बहुत पावरफुल है, कमांडो भेजो। तो वो क्या करता है, थाइमस ग्लैंड को ऑर्डर देता है टी किलर सेल्स प्रोड्यूस करने। ये किलर सेल्स बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, तरह तरह के प्रूफ होते, कमांडो होते, सादी भाषा में मरते नहीं है, मारते हैं। ये सारे वायरस को किल कर देता है। उसके बाद अगेन ट्रांसफर फैक्टर के जरिए एक मैसेज आता है थाइमस ग्लैंड को सप्रेसर सेल्स प्रोड्यूस करने। सप्रेसर सेल उस किलर को न्यूट्रलाइज करता है और एक लड़ाई हम जीत जाते हैं। और ऐसी लड़ाई आपके बॉडी में चलती रहे तो कोई भी वायरस को आने दो, हम उसको मारते रहेंगे, उसको आने दो, हम उसको मारते रहेंगे, क्योंकि हम लड़ाई में माहिर है, वायरस नहीं, हम माहिर है, हमारी सिस्टम स्ट्रांग है। तो इसके अंदर ट्रांसफर फैक्टर, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, ये तीनों चीज़ हमें मिलती है, इसलिए कोई भी वायरस से लड़ सकते हैं और लड़ने की ताकत पैदा होती है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी स्टोरी बनती है, वो ये है कि जब किलर सेल्स ने सारे वायरस को मार दिया और ट्रांसफर फैक्टर कम पड़ा तो क्या होगा कि थाइमस ग्लैंड को सेकंड टाइम ऑर्डर नहीं आएगा सप्रेसर प्रोड्यूस करने, तो किलर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, वो किलर सेल्स बॉडी के यूजफुल सेल्स को मारेंगे और उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको मेडिकली ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल घुटने की गादी घिस जाना, ब्रेन में डिजनरेशन होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, सेरिबेलम एट्रोपी, ऐसी सब बीमारी को, सोरियासिस, ये सब ऑटो इम्यून डिसीज है। वहाँ पे भी हमें वही ट्रांसफर फैक्टर चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन चाहिए, इंटरफेरॉन चाहिए। तो इसके अंदर वो 3 तत्व अवेलेबल है जिससे ये होता है। इसके अलावा इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। आप लास्ट टू लास्ट संडे का अगर गुजरात समाचार लेते हैं तो उसमें बताया है कि एक रशियन साइंटिस्ट ने ये खोजा है कि लंग्स कैंसर के लिए जवाबदार तत्व है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मिलेगा कहाँ से। उन्होंने बताना चाहिए था कि ये धन्वंतरी के पास है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन ये धन्वंतरी का काउ कोलोस्ट्रोम, उसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। इसके अंदर एक है एंजियोजेनस ग्रोथ फैक्टर। इसका काम क्या है कि जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो अगर एंजियोजेनस फैक्टर ठीक से काम करता है तो नई ब्रांच निकलती है। क्या आप मानते हो कि बाईपास 100% सॉल्यूशन है? नहीं। चलिए मैं समझाता हूं। हमारे घर में बाथरूम में पानी जाने के लिए एक रास्ता है। अगर वो बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत प्लम्बर को बुला के दूसरे कोने में बनाते नहीं, बनाते हैं, उसी को ठीक करते। लेकिन समझो हम ज्यादा होशियार है, हमने दूसरा रास्ता बनाया, वो भी बंद होगा। क्यों? क्योंकि पहला रास्ता इसलिए बंद होता था, हमने जाली नहीं लगाई थी, इसलिए बाल जाते थे, साबुन के रैपर जाते थे, दूसरा कचरा जाता था, इसलिए ब्लॉक हो गया। अगर दूसरा रास्ता भी बनाया, अगर ये हैबिट जारी है तो वो भी बंद होगा। बाईपास यानी कि पैर की आर्टरी निकालकर या हाथ में से निकालकर या चेस्ट में से निकालकर एक नया रास्ता बनाया जाता है। वो रास्ता बनाया, लेकिन अंदर ब्लॉकेज डेवलप करने की प्रक्रिया को वो रास्ता नहीं रोकता है, अंदर वो प्रक्रिया जारी है, तो फिर से ब्लॉक होगा। तो यहाँ इसके अंदर एंजियोजेनस ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ये सारे तत्व जो है उसको रिपेयर करता है। लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए धन्वंतरी ने इसके साथ ब्लॉकेज के लिए स्पेशली एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। वो है सेकंड प्रोडक्ट, उसका नाम है सुवेद। तो सुबह में 2 कोलेस्ट्रॉम और 1 सुवेद, शाम को 2 कोलेस्ट्रॉम, रात को 2 कोलेस्ट्रॉम 1 सुवेद, ऐसा लेने से ब्लॉकेज ओपन होता है। हमारे पास उसका एग्जाम्पल है एंजियोग्राफी बिफोर एंड आफ्टर। 21 दिन बाद उसका ब्लॉकेज खुल गया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे किस्से हैं जिसको क्या कहते हैं क्लिनिकल रिपोर्ट। एक आदमी अगर 4.5 लाख खर्चा करने जा रहा है तो उसके बदले में 3-4 हज़ार खर्चा करना पसंद करेगा कि नहीं? करेगा। और ये करके नुकसान कुछ नहीं है, नो साइड इफेक्ट। तो ऐसा ये अद्भुत प्रोडक्ट है। तो इस तरह हमने देखा कि ये कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर 90 इंग्रेडिएंट है, जिसमें के कुछ इंग्रेडिएंट की हमने बात की। इसके अंदर लेप्टिन नाम का एक तत्व है जो बॉडी के आकार प्रकार को मेंटेन करता है। पतला है तो उसका वेट गेन होगा, मोटा नहीं होगा, वेट गेन होगा, क्योंकि पतला आदमी का मसल्स डेवलप नहीं है। और मोटा आदमी
फैट के कारण मोटा है, उसका फैट कम होगा, लेप्टिन नाम का जो तत्व है। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बॉडी में चेंज लाते हैं। अभी मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात कर दी सुवेद, अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, इस मंथ में ही होने वाला है। उसका नाम है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पॉलीफिनॉल। आपने सुना होगा ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या है पहले मैं समझा दूं। चाय की पत्ती, ग्रीन टी किसे कहते हैं? सुबह 2:30 बजे छोटी छोटी कोमल पत्ती चुन ली जाती है और उसको सूरज उगने के पहले प्रोसेस कर दी जाती है स्पेशल टेक्निक से, और ग्रीन टी मिलती है। छोटी छोटी डब्बी आती, 250-300 रुपए की ग्रीन टी के पत्ते होते हैं। वैसे ग्रीन टी के पत्ते की 50 से 80 कप चाय पियोगे तो जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट एक कैप्सूल से होता है, पॉलीफिनॉल की एक कैप्सूल से होता है, क्योंकि उसमें दूसरे बेमतलब के तत्व हैं। यहाँ ओनली पॉलीफिनॉल प्योर फॉर्म में दिया जाता है। 80% पॉलीफिनॉल है इसके अंदर, वैसे तो 93% है, लेकिन क्या है अलग अलग बैच के हिसाब से वेरिएशन हो सकता है, तो 80% श्योर पॉलीफिनॉल। ये पॉलीफिनॉल क्या करता है? पॉलीफिनॉल का सबसे बड़ा काम है कि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से चर्बी पिघलनी शुरू होती है। अगर कोई इसको 2-2 गोली 3 बार खाता है तो मध्य प्रदेश जो है, जिसको पेट कहते हैं, ये अंदर जाना शुरू होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मध्य प्रदेश का है। कोई मोटा नहीं है तो भी मध्य प्रदेश तो है। इंडिया के नक्शे में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है और बॉडी के नक्शे में बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम यहाँ होगा, वहाँ पे भी बड़ा प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश को भी कम करता है। जैसे ही कोई इसको लेना शुरू करेगा तो उसको लगेगा कि 1-2 इंच अंदर चला गया विद इन अ वीक। लेकिन इसमें एक समझदारी का काम होता है। हर इंसान ने अपने बॉडी को जज करना पड़ता है इस कैप्सूल को लेने के पहले। क्यों जज करना है? कि आपकी बॉडी कितना डोज पॉलीफिनॉल का एक्सेप्ट करती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा जोश में काम नहीं लेना है, समझदारी से काम लेना है। पहले 1 ही गोली खाइए पहले दिन, दूसरे दिन 2 खा के देखिए, तीसरे दिन 3 खा के देखिए एक बार। आपको लगता है ठीक है तो फिर खानी है 2-2 गोली 3 बार, रियल रिजल्ट के लिए। रियल रिजल्ट के लिए 15 दिन पहले हमने 103 किलो के आदमी को ये प्रोडक्ट दिया था। भरत भाई शाह जो है, जो आए थे, उनको दिया। 2-2 गोली 3 बार सजेस्ट की। उनकी 1 बोतल ख़त्म हो गई। मैं जब सुबह यहाँ पहुँचा तब उनका कॉल था दूसरी बोतल के लिए। वो मंगलवार को आएंगे मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे। मैं मेज़रमेंट चेक करूँगा और वेट चेक करूँगा और आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी उनकी। तो ये पेट कम कर देता है, फैट डिसॉल्व करता है। एक आदमी मोटा क्यों होता है? एक आदमी मोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है? स्टमक हिप एंड थाई बढ़ जाता है, वही तो मोटापा है। अगर स्टमक हिप एंड थाई घटता है तो आदमी पतला दिखता है कि नहीं? तो ये घटना चाहिए। अब घटेगा कब? पहली बात, मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए जो ये पॉलीफिनॉल से बढ़ता है। दूसरा काम, लिवर फंक्शन सेट होना चाहिए। शुगर लेवल जब फ्लक्चुएट होती है तो इंसान को खाने की डिज़ायर पैदा होती है, बार बार भूख लगती है, ओवर ईटिंग करता है। एक छोटा बच्चा है ना। तीसरी चीज़ क्या है? सिग्नल। दूसरा है लिवर फंक्शन, तीसरा है सिग्नल। हमारे बॉडी में एक सिग्नल सिस्टम है। वो सिग्नल क्या करता है? कभी ब्रेक लगानी। एक छोटे बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना दो, एक लिमिट के बाद वो छोड़ देगा, खाएगा नहीं। लेकिन इंसान क्या करता है? बड़ा हो जाता है, खाते रहता है, ओवर ईटिंग। एनिमल को भी अच्छे से अच्छा खाना दो, एक लिमिट के बाद छोड़ देगा। हमारे अंदर ब्रेक फेल हो चुकी है। कहाँ ब्रेक मारना यही नहीं पता चलता है। खाए जा रहे। शादी में गए 5 गुलाब जामुन खा लिए। क्यों ऐसा भाई? घर पे तो लाते ही है 10 मिलजुल के 1-1, 2-2 खाने का। कुछ गड़बड़ है, रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं, बात ये नहीं है मुफ्त में मिलता है, बात नहीं है। ये एक कारण है माया देवी। हम सारे वो काम करते हैं जिससे बॉडी को नुकसान हो, जिसको कहेंगे माया देवी। कर्म वही कराता है, इसमें लालच कोई बात नहीं है। सारा खेल कर्म का है। कर्म वही काम कराएगा आपसे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा करना बड़ा कठिन है, बुरा करना बड़ा सिंपल है। अच्छे बनने के लिए मेहनत है, बुरे बनने के लिए कोई मेहनत है क्या? कुछ नहीं। अब निकल जाओ, किसी को 2 चाटा मारो, 2 मिनट में बुरा बन गया। उसके बाद अच्छा बन के बताओ उस आदमी के साथ। पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है।
दरार जिंदगी भर है, ग्लास टूट जाए फिर जोड़ लो किसी भी चीज़ से, लेकिन वो तो दिखेगा ही लकीर, ऐसी बात है। इसलिए टूटा हुआ दिल वापस जोड़ता नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, वैसी बात है। इसलिए दिल तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करो लाइफ में, लोगों से मेल बढ़ाना है। तो ये प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, सिग्नल सिस्टम सेट करता है, लिवर फंक्शन सेट करता है। इसके अलावा ये एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही पावरफुल है। इसके बारे में और डिटेल हम आगे देखेंगे। एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका नाम है HT। उसको चाय की तरह बना के पीना है। पीने का तरीका है कि एकदम उबलता हुआ पानी लो, उसमें डिप करो उसको, और उसके बाद छान के उसको पीना है सुबह में और शाम को 1-1 कप। लिप्स से अनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी बीमारी उससे क्लियर होती है। सारा खेल तो इसी का है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गोट मिल्क सोप, यानी बकरी के दूध का साबुन, जो स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है। इंडिया में आज तक किसी कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बकरी को कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट मंथ में, वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है, इसके बारे में 2 मिनट में कहना चाहूँगा। हमारे बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का है। एक नॉर्मल इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए? 1 kg बॉडी वेट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 48 ग्राम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन के सोर्स क्या है? दाल। अगर दाल से प्रोटीन लेना चाहो तो 200 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू मैं समझाता हूँ कि 100 ग्राम दाल में अगर 60% प्रोटीन है तो उसका 47% डाइजेस्ट होता है। दाल की बायोलॉजिकल वैल्यू 47% है, इसलिए 200 ग्राम दाल खाओगे तब काम बनेगा। सोया की बायोलॉजिकल वैल्यू 70 है, मीट की 80 है, एग वाइट की 93 है, और ये सारे एसिडिक प्रोटीन है। इसलिए ज़्यादा खाओगे, 200 ग्राम दाल खाओगे, किडनी फेल हो जाएगी। लेकिन वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू 103 है, क्योंकि बॉडी के नाइट्रोजन को भी वो प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये अल्कलाइन है, किडनी पेशेंट भी ले सकता है इसको। ऐसा ही अद्भुत है, क्योंकि बॉडी के सेल्स प्रोटीन से बने हैं, बाल स्किन प्रोटीन से बना है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की है। ये वे प्रोटीन लेने से बॉडी में ये डाइजेस्ट होने का एक तत्व उत्पन्न होता है, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन में वो ताकत होती है जो एंटी कैंसरस है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो चिपकने नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी उसमें बात है, हम लोग आगे कभी देखेंगे। तो हमने इस तरह देखा कि धन्वंतरी के जरिए हमें ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग और डिटेल में बारी बारी बात करते जाएंगे। आज हमने पहले प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देखा, बाकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की है। अब हम सेकंड सेशन शुरू करेंगे 2 मिनट में। चलिए, सबको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा वापस। आगे सारे सेकंड सेशन है। अब हम हाँ ये लगाना है। वो लोगों ने पहले सेशन में ये देखा कि प्रोडक्ट कैसे है, कितने इफेक्टिव है, प्रोडक्ट की जानकारी ली। अब हम लोग दूसरे सेशन में ये जानकारी लेने वाले हैं कि हम लोग किस तरह इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें और किस तरह इसका उपयोग करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। पहले हमने बात की हेल्थ की, अब बात करेंगे वेल्थ की। हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ऐसा बोलना ठीक लगता है, या वेल्थ प्लस हेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस? पहला वाला ठीक है, पहला वाला ठीक। तो पहले वाले में पहले हेल्थ आती है, बाद में वेल्थ आती है। तो हमने पहले हेल्थ की बात की, अब वेल्थ की बात करेंगे। तो वेल्थ की बात करने के पहले, एक इंसान ने ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो कमाने के लिए अपने अंदर पहले कुछ क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं, क्वालिफाइड होते हैं तो कुछ करते हैं। तो हर काम के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जब तक क्वालिफिकेशन नहीं है हम लोग पैसा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है इस बिजनेस में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। हमें पहला गुण ये डेवलप करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल, बहना सीखो बहस बंद करो।
बहना सीखो बहस बंद करो। क्या मतलब है इसका? समझेंगे तो ये प्रिंसिपल बहुत काम का है। होता क्या है कि जब कोई आदमी बोलता है तो हम उसके साथ बहस करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त 97 में फ़ॉरेन जाके आया और वहाँ से आने के बाद उसने सारी कहानी शुरू कर दी। वहाँ के रोड ऐसे, टायर ऐसे, सिग्नल ऐसे, बिल्डिंग ऐसी, लोग ऐसे, ऑफिस ऐसी, सब कहानी ग्रुप में। तो दूसरे लोग उसको समझाते थे कि यार रॉ मटेरियल ठीक नहीं होता है, लोग ठीक से नहीं चलते हैं, गाड़ी ठीक नहीं चलाते, सारी बातें। तो उसको अपनी बात कहने का और जोश आता था। एक दिन वो और मैं अकेले थे। उसने कहा वहाँ के रोड बहुत अच्छे। मैंने कहा तेरी बात सही है। वहाँ की गाड़ी बहुत अच्छी है, तेरी बात सही है, सब सही है, क्योंकि उसने देखा है, वो बोल रहा है, सच बोल रहा है। रही बात यहाँ की, वो भी यहाँ का है, उसको यहाँ की परिस्थिति पता है। मैं अगर उससे कोई आर्ग्यूमेंट बेकार में करता हूँ तो कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट में सब्जेक्ट ख़त्म। इसी दोस्त के साथ एक जगह मैं डिनर पे गया था। एक अंकल है हमारे, तो हम लोग पहुँच गए जल्दी, और भी लोग आने वाले थे। तो अंकल ने कहा ठीक है, अभी आप तब तक गुलाब जामुन चखो। हमारे यहाँ गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते, हाथ से बनाए हुए। अब आपको पता है हाथ से बनता है तो साइज़ छोटी बड़ी होती है। तो एक प्लेट में 2 गुलाब जामुन दिए। मैंने कहा उसको रहने दो ना, नहीं तो नहीं है वो। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा तू पहले खा ले। वो कहता है नहीं तू पहले ले। आखिर बहुत आग्रह करने के बाद भी वो माना नहीं, तो मैंने गुलाब जामुन उठाया, मैं खाने लगा। उसने तुरंत कहा तेरी जगह में होता तो छोटा लेता। मैंने कहा वैसे ही देखो छोटा मिल रहा है, तू खाना शांति से, तेरी इच्छा पूरी हो गई। तू पहले लेता तो यही लेता, बाद में भी यही मिला, ठीक है, कहानी खत्म। अब बहस करके क्या मतलब है? तो जनरली हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों को बहस का स्वरूप देते हैं। तो पहला प्रिंसिपल बहना सीखो। दूसरा प्रिंसिपल सुनना सीखो, बहुत जरूरी है। जैसे आप अभी सुन रहे हो, लेकिन ये सुनने की, ये असली सुनना नहीं है। असली सुनना तो अभी मैं बताऊंगा क्या सुनना चाहिए। आपका एक मित्र मिल गया, या एक परिचित मिल गया, एक रिलेटिव मिल गया। इस पृथ्वी पे सुखी कौन है? कोई नहीं। हर आदमी दुखी है, हर आदमी की अपनी स्टोरी है। हर आदमी क्या कहता है, मेरी परिस्थिति में और कोई होता तो सुसाइड कर लेता, मेरे जितना दुख किसी पे गिरा नहीं। हर आदमी यही समझता है कि उसने बहुत सहा है। तो एक आपका दोस्त मिल गया, वो अपनी कहानी बता रहा है। अभी उसने अपनी कहानी को शुरू ही किया था, उतने में आपने अपनी कहानी शुरू कर दी। आपने अपनी कहानी शुरू कर दी, उसका मजाक किड़किड़ा हो गया। तो क्या होता है, हम सुनते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपना प्रॉब्लम उसको कहते हैं तो उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसका प्रॉब्लम आप सुनते तो उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो हल्का हो जाएगा। आपको हल्के होने की जरूरत, आपको खुद होना है, क्योंकि आपको समझ है। तो अगर आप लोगों की बात सुनिए, सिर्फ तकिया कलम यूज करिए, फिर बताइए यहाँ आगे क्या हुआ, बताइए और क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तकिया कलम। वो आदमी खुश हो जाएगा। वो आदमी क्या कहेगा, ये आदमी बहुत अच्छा बोलता है। लोग कहेंगे मंजी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे मंजी जी ने बोला क्या, उन्होंने तो सुना और तकिया कलम यूज की। आपकी एडवर्टाइज हो रही है। ऐसे करते करते आपके चाहने वाले लोग बढ़ जाएंगे, लोग आपको चाहेंगे। उस इंसान को कोई नहीं चाहता जो आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है और रोते रहता है, दूर से ही भागते। तो आप तो मत भागो, कम से कम आप सुनो उसकी बात। अगर कोई प्रोग्राम में आप नहीं रहोगे, जाओगे नहीं, तो नोटिस किया जाएगा, पूछा जाएगा वो आए नहीं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छा सुनते हैं, ऐसा कहना चाहिए, तो कहते कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। इस तरह की बात होती है। तो ये दूसरी क्वालिटी। पैसा नहीं है और ज्ञान नहीं है तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। अगर ये क्वालिटी नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ, तो पहली क्वालिटी बहना सीखो, दूसरी क्वालिटी सुनना सीखो, तीसरी क्वालिटी वो है कि लोगों को बुलाओ। हम क्या करते हैं, जा रहे, पता चला एक दोस्त आ रहा है सामने से,
हमने क्या डिसाइड किया है, देखता हूँ ये बुलाता है कि नहीं, यानी हमारा तो मामला नक्की है कि बुलाने का नहीं है, बराबर। फिर वो ख्याल में था, सोच में था। कभी भी बहुत बार ऐसा होता है आदमी देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि ख्यालों में होता है। तो वो निकल गया, थोड़ी देर बाद उसको फ़ोन करते हो, क्या बात है, बड़ी अकड़ आ गई, मेरे बाजू से गया और बुलाया तक नहीं। तो आपको कम अकड़ थी, आप भी तो बुला सकते थे। तो जनरली हम क्या करते, हमारे से ज़्यादा ज्ञान वाला, ज़्यादा पैसा वाला है उसको हम बुलाते, हमारे से कम पैसा वाला, कम ज्ञान वाला, उसको हम नहीं पूछते, उसको हम अलग तरीके से पुकारते और दूसरे को अलग तरीके से पुकारते। ये भेद खत्म कर दोगे ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि सब एक है। आपको हर आदमी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, पैसे वाला तो उसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हर इंसान को वैल्यू देना चाहिए और उसको बुलाना चाहिए, सामने से बुलाइए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे से ज़्यादा ज्ञान और पैसे वाला है तो हम बुलाते हैं, और कम है तो हम उम्मीद करते वो हमें बुलाए। ये प्रिंसिपल बदल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए अच्छा है। और चौथा प्रिंसिपल, स्ट्रेस अवॉइड करना है। स्ट्रेस अवॉइड करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो ये 3 प्रिंसिपल से क्या होगा कि लोग आपको जो है चाहने लगेगी, आपका ग्रुप बढ़ेगा, आपकी संख्या बढ़ेगी और लोगों में पॉपुलैरिटी होगी। अब बात करते हैं ये गुण आने के बाद हमें काम करना है। काम क्या करना है कि काम करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट चुनना पड़ता है। बिजनेस के लिए एक प्रोडक्ट चुनना पड़ता है, और वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए इफेक्टिव, पावरफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड और सामने से डिमांड क्रिएट हो। वैसे प्रोडक्ट की बात हमने की। जब प्रोडक्ट अच्छा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या कंपनी अच्छी है। पहला पी प्रोडक्ट, दूसरा पी पर्सन यानी कंपनी। तो अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी जो है डॉक्टर रमेश पाटिल ने एक बहुत बड़े विज़न के साथ खोली है। वैसे उनकी 2-3 हॉस्पिटल है, बहुत सारी प्रीमाइसिस है और बहुत बड़े आदमी हैं। अगर इस प्रोडक्ट को वो रेगुलर सिस्टम से अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा कमाते। और कमाता कौन? डॉक्टर लोग ही कमाते थे, फार्मा वाले कमाते थे और लोगों को ये महंगा पड़ता था। इनका विज़न ये है कि मेडिकल इलाज सस्ता पड़ना चाहिए। आपको पता है मेडिकल इलाज महंगा क्यों है? एक आदमी को प्रॉब्लम होता है तो जब उसको एडमिट किया जाता है तो रूम चार्ज, तो चलो रूम चार्ज है फिक्स। समझो ये अटैक आया, एग्जांपल लेते हैं, अटैक आ गया तो एडमिट हो गया, ठीक है, हार्ट का डॉक्टर देख के गया, दूसरे सब डॉक्टर एक बार देख के गए, लेकिन बाकी रोज़ वो सब डॉक्टर आते हैं खबर पूछने के लिए, कैसे हो भाई, तो 500 रुपये में कैसे हो पूछा जाता है। तो ऐसे करते हुए लंबा बिल बनता है। तो डॉक्टर रमेश पाटिल जो है, इनका एक विज़न था कि लोगों को एक ऐसी हेल्थ दी जाए ताकि खुद ही इंसान अपने स्वास्थ्य की केयर करे तो बीमार गिरने की नौबत ना आए। ऐसे विज़न के साथ इस प्रोडक्ट को उन्होंने दूसरी सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया कि पब्लिक इसको बेचे, पब्लिक इसको लोगों को कहे खाइए। तीसरा पी अगर बात करें, क्या इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने से आपको पैसा मिलेगा, जिसको प्लान कहते हैं, यस। और चौथा पी यानी प्राइस, इसकी प्राइस इतनी रीजनेबल है कि आदमी इजीली ले सकता है। आपको शायद सरप्राइज होगी कि कुछ इंजेक्शन, इंटरफेरॉन वगैरह जो इंजेक्शन आते हैं 1-1 लाख के आते हैं, वो भी काम नहीं करता। वैसा काम 10-12 कैप्सूल से हो सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो इसमें प्लान क्या है? इस दुनिया में जितने भी आदमी बड़े आदमी बने ना, जिन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग से पैसा कमाया है। आप मुझे एक भी आदमी बता दो जिसने मल्टी लेवल से नहीं कमाया हो। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, उसके पास 10 आदमी काम कर रहे, तो 10 आदमी काम कर रहे, उसकी वजह से उसको पैसा आ रहा है, वो कमीशन बांट रहा है 10 जन को, जिसको हम कहते हैं पगार। कल उठ के उसका काम बढ़ेगा तो 15 आदमी भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, लेकिन वो 10 का, 20 का, 15 का, 20 का, 50 का भविष्य क्या है? वही है वो, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी कभी। तो इनकम किसकी बढ़ती है? जो मल्टी लेवल करता है। लेकिन ये एक लेवल का मल्टी लेवल है या अनेक लेवल का मल्टी लेवल है, यानी नंबर ऑफ लेवल तक नीचे जाना है, उसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक छोटा सा बिजनेस प्लान है। 2 तरह का प्लान है। यूजर को ये प्रोडक्ट 50% में पड़ेगा
यूज़र को, अगर आप इसको लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहते तो 50% में आपको पड़ेगा, और जिसको बिजनेस करना है उसको इसमें से पैसा मिलेगा। तो जो लोग यूज़र है वो इसको यूज़ करे तो उसको प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा आगे चल के, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, वेरी सिंपल। 2600 रुपये में 2 बोतल आपको खरीदनी होती है पहली बार। एक बोतल की कीमत 1300 रुपया है, 90 कैप्सूल आती है, ऐसी 2 बोतल आपको मिलेगी तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। यहाँ लाइट चल सकती है क्या? 2600 रुपये में आपको 2 बोतल मिल जाती है, यानी आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, बेचने का और लोगों को प्रमोट करने का अथॉरिटी मिल जाता है। फिर क्या होता है, इस कंपनी में 2 तरह का प्लान है। एक है बाइनरी प्लान और दूसरा है जनरेशन प्लान। कोई भी कंपनी में एक साथ 2 प्लान में इनकम नहीं दी जाती है। ये एक ऐसी कंपनी है यहाँ पर आपको बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों किस्म की इनकम दी जा रही है। प्लस जनरेशन में एक्यूमुलेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से एक इंसान को ये प्रोडक्ट 50% में पड़ता है। तो हम लोग पहले देखेंगे बाइनरी क्या है, जनरेशन क्या है, हम देखेंगे। तो पहले बाइनरी देखते हैं। बाइनरी का एक ही सिद्धांत है, आप जहाँ खड़े रहते हो ना वहाँ से एक सीधी लाइन खींच लो। सीधी लाइन खींचने के बाद एक साइड राइट हिस्सा होता है लाइन के और एक साइड लेफ्ट हिस्सा होता है। इसको राइट कहते हैं, इसको लेफ्ट कहते हैं। जब आपके नीचे एक आदमी यहां जुड़ता है और एक यहां जुड़ता है, उसके बाद 2:1 या 1:2, तीसरा यहां आता है या यहां आता है, तो पहली बाइनरी बनती है फर्स्ट बाइनरी। फर्स्ट बाइनरी में कितना मिलता है, 350 रुपया। उसके बाद एक यहां आएगा एक यहां आएगा तो 350, ऐसा अनलिमिटेड डेप्थ तक 350 जब लेफ्ट में एक राइट में एक आएगा मिलते जाएगा। हफ्ते में मैक्सिमम 35,000 रुपया कंपनी देती है। समझो कि इस हफ्ते में आपका काम हुआ 60,000 का, तो कंपनी 60,000 नहीं देगी, 35,000 इसको कहते हैं कैपिंग, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, घाटे में जाएगी। इसलिए कंपनी ऐसा करती है, एक कैपिंग रखती है। कंपनी मैक्सिमम पैसे बांटती है। आप जब कैलकुलेशन देखोगे और प्रोडक्ट की प्राइस देखोगे तो आप खुद मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं कि कितना पैसा कंपनी बांटती है और कितना पैसा कंपनी रखती है। तो सरप्राइज होगा कि ये कंपनी मैक्सिमम पैसा लोगों में बांटती है ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो, प्लस लोगों के पैसे लोगों में ही बटे, ना कि शाहरुख खान को मिले, ना कि ऐश्वर्या राय को मिले। ऐश्वर्या राय कहती है मैं लक्स से नहाती हूँ, लेकिन उसके घर में लक्स साबुन जिंदगी में आया ही नहीं होगा, वो पहले से ही खूबसूरत है। वो झूठ बोलती है तो आपको सच लगता है, हम सच बोलते हैं तो आपको सच लगता है। कितने अच्छे लोग हैं आप। यानी कि आपको परख है, ये बहुत खुशी की बात है कि आपको परख है। चलिए तो हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ एडवर्टाइज में पैसे बढ़ते हैं, यहाँ एडवर्टाइज नहीं करनी है, लोगों में ही पैसे मिलने हैं। तो इस तरह हमने देखा कि ये पहली इनकम। अब हम देखेंगे दूसरी इनकम। दूसरी इनकम क्या है कि मंजी जी कहेंगे 2 आदमी, ठीक है अभी मैं बाहर निकलूंगा ना तो बाहर 2 जन खड़े हैं, उसको मैं लेफ्ट में रख दूंगा, राइट में रख दूंगा, और नीचे उतरूंगा तो 4 और खड़े हैं, तो उसका क्या करने का, क्योंकि आप तो 2 ही लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो उसको कहते हैं स्पिल। आप क्या करोगे, तीसरे को यहाँ रखोगे, चौथे को यहाँ रखोगे, 5वें को यहाँ, 6ठे को यहाँ। ये लोगों को आपने ढूंढा था, इसलिए रेफरेंस में क्या रहेगा कि भाई ये मुकेश भाई है, इसको ढूंढा मंजीत जी ने, तो उसको कहते हैं स्पिल। तो ऐसे जब स्पिल करते हो तो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि नंबर ऑफ स्पिल कितने हैं वो देखती है। पर ज्वाइनिंग कंपनी 50 रुपीज साइड में निकालती है हर महीना। समझो इस महीने में 500 ज्वाइनिंग आए तो 25,000 रुपया।
साइड में निकाला और 200 स्पील आए तो उसके बीच में बांटेगी। हो सकता है ये 10 स्पील मंजीत जी के हो, तो मंजीत जी को 10 स्पील के हिसाब से पैसा मिलेगा, 200 में से 10 का मंजीत जी को शेयर जाएगा। लेकिन जनरली होता क्या, बाइनरी में स्पील कम होती है, डायरेक्ट आते हैं, तो कभी कभी ये स्पील इनकम, एक स्पील डालने से एक स्पील का 5,000 भी निकल सकता है, 2,000 भी निकल सकता है। हो सकता है आपने 5 स्पील डाली, एक स्पील का 2,000, तो 5 स्पील का आपको 10,000 भी आ गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि स्पील कम आती है ऑलवेज कंपनी में, ज्वाइनिंग से कम आती है, लेकिन कम से कम स्पील का कितना आएगा, 50 रुपया तो श्योर है स्पील का, कम से कम। वर्ष में वर्ष कंडीशन में पर स्पील 50 रुपीज़ तो फिक्स है, लेकिन कभी भी हमेशा ज़्यादा ही पैसा आता है, क्योंकि कंपनी में ज्वाइनिंग बहुत होती है, स्पील कम होती है, ऑलवेज ऐसा होता है। इसके अलावा कंपनी ने अवार्ड रिवॉर्ड वगैरह रखा हुआ है, जैसे कि आप ज्वाइन करके 3 महीने के अंदर, अभी जो अनाउंसमेंट है जनवरी से मार्च का, एग्जैक्टली मैं कल परसों SMS के द्वारा सबको बता दूंगा, ये लोग आपको बता देंगे कि अगर आप 700 पैर करते हैं, 700 या 900 पैर, तो एक अल्टो गाड़ी मिलती है 3 महीने में, या बाइक है, या लैपटॉप है, या प्रोजेक्टर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो आप अनाउंस करिए, आइए बोलते जाइए, बोलिए। जो आदमी 5 पेयर करते हैं उनके लिए कंपनी ने एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया है। कहीं पे भी जहाँ वो प्लेस फाइनल होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 25 पेयर करते हैं इनको 7 इंच का LCD DVD प्लेयर दिया जाएगा। जो DVD आप अपने प्रमोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप घर पे पिक्चर देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 7 इंच का एक DVD प्लेयर है। फिर आप 75 पेयर करते हैं तो आपको 10,000 दिया जाएगा। 150 पेयर जो करते हैं इनके लिए 2 ऑप्शन है, कैश रिवॉर्ड चाहिए तो 20,000 है, और यदि आप टूर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो बैंकॉक ट्रिप है 150 पेयर पे। फिर आगे है 250 पेयर मतलब लेफ्ट और राइट में 250 मैच करना है। 250 पेयर पे आपको 60,000 है या अल्टो का डाउन पेमेंट दिया जाएगा। फिर आगे है 400 पेयर। जो 400 पेयर करते हैं इनके लिए 75,000 कैश रिवॉर्ड है, और जो 700 पेयर करते हैं इनके लिए 1 लाख कैश रिवॉर्ड है। चलिए, अच्छी अनाउंसमेंट की है, ये एक्स्ट्रा है, ये अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम कंपनी चेंज करती है, तभी अनाउंसमेंट अच्छी है कि आप देखिए लेफ्ट एंड राइट में इतनी पैर करते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा अवार्ड रेगुलर इनकम के अलावा मिलेगा। तो हमने देखा कि पहला प्लान जिसको हम बाइनरी कहेंगे वो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे जनरेशन। जनरेशन में देखने के पहले हम पहले यूज़र के फेवर में बात कर ले। यूज़र के फेवर में यानी कि आप अगर किसी को भी लाते नहीं है, जोड़ते नहीं है, बोलते नहीं है, तो आपको ये प्रोडक्ट किस तरह 50% डिस्काउंट में पड़ेगा वो हम देखते हैं। आप 2 बोतल 2600 में खरीदने के बाद जब तीसरी बोतल खरीदते हो उस वक्त वो बोतल आपको 1000 रुपये में मिलती है, 300 रुपया डिस्काउंट, बराबर। उस वक्त आप 15% पे होते हो। 1 PV इज इक्वल टू 10 रुपीज़, यानी कि आपको 100 PV मिलता है, पॉइंट वैल्यू, बराबर। तो आपको 300 रुपया डिस्काउंट, 15% पे हो तो 1000 का 15% कितना होता है, 150 रुपया। 150 रुपया कंपनी चेक के द्वारा आपको देती है, यानी आपको बोतल पड़ी 850 रुपये में। 5वीं बोतल से आप पहुंचते हो 18% पे, 300 डिस्काउंट तो है ही, लेकिन अब आपको 180 कंपनी से आएगा। फिर 11वीं बोतल से 21% पहुंचते हो, 210 कंपनी से आएगा। फिर आप पहुंचते हो 24%, 27%, ऐसे करते करते 36% पहुंचते हो तो 360 रुपया कंपनी से आता है। 36% पहुंचने के लिए नंबर ऑफ बॉटल 150 है। जब 150 बॉटल हो जाती है उसके बाद जो भी बॉटल खरीदोगे आपको 360 कंपनी से 300 डायरेक्ट डिस्काउंट, यानी 660 रुपया डिस्काउंट पड़ता है। यानी कि बॉटल आपको घर में पड़ी 640 में, 640 में पड़ी बॉटल, ये हो गई।
ये हो गई यूज़र के फेवर की बात। अगर एक बहुत बड़ी फैमिली है और इसको रेगुलर यूज़ करे तो डेफिनेटली उसको सस्ता पड़ना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं, जनरेशन ट्री को देखते हैं। जब आप जुड़ते हो और स्पील करते हो तो जितने स्पील है ना वो सेकेंड प्लान में ऐसे डायरेक्ट माने जाते हैं। हो सकता है आपने 9 स्पील किए, 1 2 3 और इस तरह 9 लोगों को आपने अपने कोड से बाइनरी में स्पील किया था। इसमें से हो सकता है कि 7 लोग राइट में है, 2 लोग लेफ्ट में है, उससे जनरेशन प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरेशन में वो आपके फ्रंट लाइन में बैठ जाएंगे। फिर ये आदमी ने 5 को स्पिल किया तो इसके नीचे 5 डायरेक्ट बैठेंगे इसके जनरेशन में। ये आदमी ने 2 को स्पिल किया तो 2 बैठेंगे, इसने 20 को किया तो यहाँ 20 लोग बैठ जाएंगे। ऐसे करते करते जनरेशन का ट्री आगे जाता है। इस ट्री में ऐसा होता है कि हाँ, एक बात बता दूं, इस बिजनेस में हर महीने किसी को भी कंपलसरी कुछ भी खरीदना जरूरी नहीं है। लेफ्ट में और राइट में कोई भी लोगों को डायरेक्ट डालना जरूरी नहीं है। नो कंडीशन, अनकंडीशनल प्लान है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी है। अब होता यह है कि आप तो खरीदते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को जोड़ते हो। ये लोग खाएंगे तो आप खुद खाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो कंपनी को भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे कि आप नहीं खाओगे लेकिन जिसको खिलाओगे उसको फायदा होगा, तो आप खुद खाने लगोगे। तो हर महीने हर आदमी कंपलसरी न होने के बावजूद भी लोग खरीदने ही वाले हैं बोतल को। ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, इन्होंने खरीदी 10 बोतल, इन्होंने खरीदी 15 बोतल। ऐसे समझो कि इस महीने में आपकी 100 बोतल का सेल हो गया। इसमें ये सब काउंट होगी, आपके अकाउंट में हो जाएगी 100। जब 150 हो जाएगी इधर तो आप पहुंच जाओगे, नीचे वाले ने खरीदी सब मिला के 150 आपके नीचे, तो आप बन जाते हो 36% पे जाते हो, जिसको कहते हैं रॉयल क्लब। रॉयल क्लब आपके नीचे 3 लोग 36% पे पहुंचते हैं आपके नीचे, तो आप बनते हो पर्ल। और आपके नीचे 3 पर्ल आते हैं तो आप बनते हो रूबी, और आपके नीचे 3 रूबी आते हैं तो आप बनते हो डायमंड। तो रॉयल क्लब टू डायमंड के लेवल तक में 14% इनकम कंपनी देती है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पर्ल है और रूबी में जाते हैं तो पर्ल की रॉयल्टी तो मिलती है, रूबी की भी रॉयल्टी मिलेगी। यानी कि रॉयल क्लब से जो रूबी रॉयल्टी चालू हुई थी वो रॉयल्टी सब मिलती रहेगी दूसरे लेवल के जाने के बावजूद भी। तो इस तरह टोटल हमको यहाँ पे 14% रॉयल्टी मिलती है। वहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है 50% से ज़्यादा, अवार्ड वगैरह है। इसके अलावा कंपनी प्रमोशन के लिए मीटिंग अरेंज करती है, दूसरे खर्चे करती है। तो इस तरह कंपनी मैक्सिमम मनी बांटकर बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट रखती है, क्योंकि कंपनी को ऐसी कोई लालच नहीं है। कंपनी को बड़ा विज़न है। विज़न क्या है? हेल्दी इंडिया, ये स्लोगन है। बड़े बड़े भविष्यवेता ने क्या भविष्य किया है कि इंडिया एक दिन महासत्ता बनने वाला है। आपको पता है एक छोटा सा देश जापान एक खुद में महासत्ता है। क्यों? क्योंकि वो देश सेल्फ डिपेंडेंट है, हेल्दी लोगों की कंट्री है, लोग अपने खुद से हेल्थ कॉन्शियस है। अब बात करें हम इस प्रोडक्ट की, पूरे वर्ल्ड में 3 ही कंपनी इसका रॉ मटेरियल बनाती है। उसमें से 2 कंपनी है, एक जर्मनी एक जापान देती है, और तीसरी कंपनी जो सबसे बड़ी है उससे धन्वंतरी कोलेस्ट्रॉम परचेस करती है, अमेरिका की कंपनी है। इंडिया में कोलेस्ट्रॉम बन नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर जो 90 घटक है इसको चेक करने के कोई पैरामीटर या कोई लैब इंडिया में नहीं है। यहाँ जो गाय खाती है प्लास्टिक की थैली खाती है, कागज़ के साथ आप रोटी खिलाते हो, बासी रोटी उसको, बराबर। इंडिया में 120 करोड़ का पॉपुलेशन है, अमेरिका में 22 करोड़ का पॉपुलेशन है। इंडिया से अमेरिका 2.5 गुना बड़ा है। जो हम गौशाला की बात करते हैं, इंडिया में कभी रही होगी गौशाला? अंग्रेज आने के बाद उन्होंने भैंस को प्रमोट किया है, क्योंकि गरीबी इतनी हो गई थी। वो भैंस लेके आया वहाँ से, और भैंस ज़्यादा दूध देती थी, और बोला एक्सचेंज करेगा। इंडियन बोला करेगा, और किया, और अच्छी अच्छी गाय वहाँ ले गई। इंडिया में भैंस कभी थी नहीं। भैंस और गाय में फ़र्क क्या है? इंडिया में कभी भैंस नहीं थी। भैंस और गाय में फ़र्क इतना है, भैंस भैंस होती है, गाय गाय होती है।
ठीक है, फिर भी कुछ तो है। ये है कि भैंस को अगर मारते भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मारते तो भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत कुछ करेंगे तो लगता है कि उसको हिलाया जा रहा है। गाय को छेड़ के तो देखो, गाय के पास IQ है, अकल है, सब कुछ है। हमारे प्राचीन शास्त्र में गाय के अंदर 33 करोड़ देवता है ऐसा कहा है। गाय के हर चीज़ का उपयोग होता है। गोबर के अंदर रेडिएशन रोकने की ताकत है। इस दीवार पे गोबर लगा दो, कोई रेडिएशन क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता है। यानी कि गाय की हर चीज़ का उपयोग। लेकिन गाय का सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल चीज़ है वो है गोपियूस यानी कोलेस्ट्रॉम। इससे पावरफुल कुछ नहीं है। यानी कि हम इसको कहेंगे उस ईश्वर का प्रसाद है इंसान के लिए, जो कैप्सूल के रूप में हम प्रसाद ले रहे हैं। और ऐसा प्रसाद रोज ग्रहण करेंगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जनरेशन प्लान है, प्लस बाइनरी है, प्लस यूज़र प्लान भी है, यहाँ सब कुछ है। तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आज हमारी ज़िंदगी कैसी है वो मैं कहना चाहूँगा, और कुछ दिनों बाद हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। आज कैसी है ज़िंदगी? नशा हर चीज़ में है, नशा हर चीज़ में है, हमें पीना ना आया। ज़िंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। कुछ दिनों के बाद ये स्लोगन बदल जाएगा। नशा हर चीज़ में है, नशा हर चीज़ में है, हमें पीना आ गया। ज़िंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। जिंदगी ऐसी जियो कि आपके दोस्तों को भी ऐसा लगे कि जीना है तो इनके तरह जीना चाहिए। एक मिसाल बनो, ऐसी मिसाल बनो कि लोग आपकी कॉपी करें, आपकी नकल करें, तब आपका जीवन सफल है, ऐसा मैं कहूँगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब की आवाज़ तो बहुत बड़ी थी, इसके लिए इनको शायद माइक की ज़रूरत नहीं थी, मुझे शायद पड़ती है। ठीक है। डॉक्टर साहब ने पढ़ा, हाँ, कोलेस्ट्रॉल तो अभी खाना शुरू कर दिया है पक्का, तो नेक्स्ट मीटिंग में शायद माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, डॉक्टर ने हमको प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। कुछ और भी मैं बताना चाहूँगा जो उन्होंने बताया कि ट्रांसफ़र फैक्टर एक ऐसा अद्भुत चीज़ है हमारे पास इस कैप्सूल में कि जो इम्यूनिटी एक डेवलप होती है अपने बॉडी में, तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या फंगस अटैक करता है, उनको ट्रांसफ़र फैक्टर के जरिए भगाया जाता है, मार दिया जाता है, शरीर अपना बॉडी से इरेडिकेट किया जाता है। लेकिन बाद में वही वायरस वापस आया तो बॉडी में एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है जो उसको रिमेंबर भी रखता है, मतलब मेमोरी में रखता है कि ऐसा ही दुश्मन वापस आया तो उसको तुरंत भगाने के लिए अपना बॉडी रेडी है। तो वो रिकॉग्नाइज भी करता है, उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और रिमेंबर भी रखता है। ऐसा बढ़िया कोई भी मैं तो फार्मा लाइन में 20 साल से हूँ, लेकिन मैंने ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं देखा है। और रही बात अपना इनकम प्लान की, तो ये इनकम प्लान भी आप कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वालों से पूछिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि विदाउट डूइंग एनी मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑल्सो इनकम इज़ देयर। तो ऐसा अद्भुत प्लान में हम ज़रूर काम करना भी चाहेंगे। और एक एरा भी चला है, आपको मालूम होगा कि 90 के बाद में आप देखें तो हेल्थ कॉन्शियसनेस थोड़ा चालू हुआ था। जैसे लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे थे, तो एक दशक, हम बोलते हैं उसको एक डेकेड ऐसा चला था कि सब लोग मल्टीविटामिन खा रहे थे। कोई बोलो तो विटामिन ई का कैप्सूल ले रहे हैं, कोई विटामिन ए का कैप्सूल ले रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। फिर वो एक एरा ख़त्म हो गया। उसके बाद में चला एंटीऑक्सीडेंट। जिसको भी पूछो कहीं पे भी एंटीऑक्सीडेंट। न्यूज़पेपर मीडिया वाले भी बोलते थे कि अभी एंटी एजिंग हो गया है, एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो आदमी बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी बीमारी कम नहीं हुई। अभी आप जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शायद
4 या 5 दिन पहले गुजरात समाचार में मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में 5 केस ऐसे पाए हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस की कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। अभी आप सोचो कि आज 5 पेशेंट ऐसे हैं, कल कितने पेशेंट होंगे। मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी एंटीबायोटिक, आप देखो पहले सल्फा से ट्रीट होते थे, आज कितनी महंगी एंटीबायोटिक मिल रही है तो हम फार्मा वाले ही जानते हैं। 20-20, 30-30 रुपए की एक एक गोली कितने लोगों ने ली होगी, बराबर। ओह सॉरी, हेलो। इसमें ये भी बताना है मतलब- कि हेल्दी लोगों के लिए जरूरी है। हाँ, हेलो। तो ये एक जो बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी है वो स्ट्रांग होते जाते हैं, तो इसके लिए हमको स्ट्रांग एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। उसका भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये कैप्सूल लेने से बीमार आदमी तो ठीक होते ही है, लेकिन हेल्दी जो है वो कभी बीमार नहीं होंगे। हमारा शरीर कितना कीमती है, आप एक देखो, एक दांत में थोड़ा पेन है ना, फिर भी आप देखो कि आप अपना काम पूरी एफिशिएंसी से कर पाते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि अपना कुछ सर पे दर्द है तो क्या आप ठीक काम कर पाते हैं। अच्छी तरह ड्राइविंग नहीं कर पाते, स्कूटर नहीं चला पाते, घर में कुछ भी बात होती रहती है तो आप चिल्ला उठते हैं। तो आप हेल्दी रहना पसंद करेंगे या बीमार होने के बाद वापस हेल्दी बनना चाहेंगे, आपके ऊपर है चॉइस। भगवान ने एक बार, ये आदमी ने भगवान को एक बार पूछ लिया कि भगवान, आदमी का कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आपको थोड़ा विचित्र लगता है। वो भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको कि आदमी पैसे कमाने की दौड़ में अपना हेल्थ गंवाता है, और फिर जो गंवाई हुई हेल्थ है उसको पाने के लिए जो कमाया हुआ पैसा है वो गंवा देता है। अल्टीमेटली तो मेरे पास वही आता है जो बर्थ के टाइम था। अब आप, चॉइस आपके ऊपर है। यहाँ तो हेल्थ भी मिलता है, वेल्थ भी मिलता है। आप डोंट डिले, एक्शन विदाउट डिले इज सोल ऑफ एफिशिएंसी, ऐसा हम कहते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे। एक्चुअली इसका डोज बताना है मुझे कि डोज क्या है। जिसका वजन 20 किलो तक है उसको 1 गोली खानी है। ये एम्प्टी स्टमक खाया जाता है। एम्प्टी स्टमक की डेफिनेशन ये है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसको एम्प्टी स्टमक कहा जाता है। 20 किलो वजन है उसको 1 गोली, जिसका वजन है 40 किलो उसको 1-1 गोली 2 बार, जिसका वजन 60 किलो या उससे ज़्यादा है तो 1-1 गोली 3 बार। ये उन लोगों के लिए जो हेल्दी है, हेल्दी रहने के लिए। ये डोज बीमारों के लिए डबल, जिसका वजन 20 किलो है उसको 1-1 गोली 2 बार, 20 किलो या उससे कम। जिसका वजन 40 किलो है उसको 2-2 गोली 2 बार। जिसका वजन 60 किलो या उससे ज़्यादा है उसको 2-2 गोली 3 बार बीमारों के लिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 गोली खोल कर उसका पाउडर मुंह पे डालना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बैक्टीरिया लिप्स टू थ्रोट होता है। तो अगर कोई आदमी दिन में 3 गोली खा रहा है हेल्दी रहने के लिए, तो 2 गोली निगल के खाए और 1 गोली ओपन करके खाए, जो रियल टेक्निक है जिसकी वजह से आप परफेक्टली हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू। सब लोगों को एक मैं खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे एमडी जो इधर आए थे, डॉक्टर रमेश पाटिल, उनका अभी एक रिकॉर्डिंग हुआ है और वो न्यूज़ कितना पावरफुल